हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप अपने पिछले 3 चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं, 3 चैप्टर के अंदर आपने सबसे पहले बात करी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फिर आपने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और आज हम और आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग जो कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन भी कहलाता है। अगर आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है प्लानिंग को निभाते हुए, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं, प्लानिंग अगर नहीं की जाएगी तो क्या नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, प्लानिंग करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती, यानी प्लानिंग के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो क्या हैं। इन सभी बातों का जवाब इस चैप्टर के अंदर आपको मिलने जा रहा है। शुरू करेंगे आज की क्लास जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। राइट, प्लानिंग चैप्टर को जब हम पढ़ते और समझते हैं तो हमने देखा कि अभी तक हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया व्हाट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने बात करी कि एनवायरमेंटल स्टडीज क्या होती हैं, अगर एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे तो वो कैसे होंगे, और फिर आज मैनेजमेंट का फंक्शन, पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप कभी भी कोई गेम खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके रूल्स क्या हैं। इसी तरह कोई बहुत बड़ा चैप्टर या किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज या लर्न इन दिस चैप्टर। राइट, सबसे पहले आप और हम समझेंगे मीनिंग क्या है, प्लानिंग किसे कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर बोलिए या कैरेक्टर बोलिए, ये एक ही सेंस है, फीचर या कैरेक्टर। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, नीड या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद आप समझेंगे प्लानिंग की बुराइयां क्या हैं, लिमिटेशंस टू प्लानिंग, एंड देन प्रोसेस पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर इस स्लाइड पर जो आपको नजर आ रहा है वही हमारा टॉपिक है और वही हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन बातों के आसपास घूमते फिरते नजर आएंगे। कहा जाता है फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर कोई बिजनेस या कोई इंसान अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, या कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में प्लान नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज फेलिंग टू प्लान। फेलिंग टू प्लान, राइट। अब फेलिंग टू प्लान का मतलब क्या होता है? आप प्लान बना रहे थे, प्लान आपने सोचा, लेकिन फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, आपने प्लानिंग करी ही नहीं, आपने सोचा जी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, कभी भी हैप्पैजार्ड मैनर में आप कोई काम करेंगे तो उसका डिजायर्ड रिजल्ट यानी जो उसका आउटकम है आपको वो नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हिट एंड ट्रायल्स हमेशा और हमेशा अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं। फेडरिक विंसलो टेलर ने भी कहा मैनेजमेंट के अंदर कोई काम किया जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी स्टडी, आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे। हिट एंड ट्रायल्स पे काम करेंगे, रिसोर्स का वेस्टेज होगा। मैनेजमेंट सिखाता है प्लानिंग करना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। और जब आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें आपको देखना है कि अगर मैं प्लान नहीं करता हूं तो मुझे क्या नुकसान होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी लिमिटेशन है प्लानिंग में, दिक्कतें हैं, प्लानिंग डजंट गारंटी यू सक्सेस। प्लानिंग करने का मतलब ये थोड़ी है कि सक्सेस मिल ही जाएगा। एक बच्चा टाइम टेबल बना लेता है, टाइम टेबल बनाता है और वो कहता है कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, और वो टाइम टेबल अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देता है। क्या टाइम टेबल बना लेने से उस बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? नहीं। टाइम टेबल बनाना एक प्लानिंग है, और उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग लीड्स टू सक्सेस। मेयरली फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान आपको सक्सेस नहीं देता। ठीक है, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एनालाइज। ध्यान देते हैं, समझते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहली बात आती है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहा जाता है? प्लानिंग जब भी मैं करता हूँ मैं अपनी क्लासेस की प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, मुझे कब कब कौन कौन से दिन कौन कौन सा सेशन कंडक्ट करना है, मैं हमेशा एक दिन पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ सो दैट कि मेरा दिन प्रोडक्टिव जाए और वो वेस्ट ना हो। ठीक है, इसी तरह कोई बिजनेस चला रहा है अगर, तो वो बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करेगा।
यानी वो ये सोचेगा कि इन द नियर फ्यूचर व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव। आपने अपने घर का दरवाजा खोला और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लोगों ने पूछा कहाँ जाना है, तो आप कहते हैं नहीं कहीं नहीं, जहां तक सड़क जा रही है वहां तक जाऊंगा। अगर आप इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं तो लोग आपका इलाज कराएंगे, लोग कहेंगे कि भाई ये पागल हो गया है। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप अपने घर से भी निकलते हो तो कहीं ना कहीं जाने के लिए, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए, कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन होती है, प्लानिंग होती है बैक ऑफ द माइंड में कि जी मुझे यहाँ पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए एक सही रास्ता क्या है, आप उसको चुनाव करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग एक बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है और बेहद जरूरी है मैं कहूँगा। आइए समझते हैं। प्लानिंग कुछ सवालों का जवाब देता है, लाइक हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर बिजनेसमैन को सोचने और समझने चाहिए प्लानिंग करते हुए। लाइक आपको सबसे पहली चीज, इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब आपको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी बातों का जवाब आप एक पहले से डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में, एंड दैट इज टर्म्ड एज प्लानिंग। एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके एफर्ट्स को डायरेक्ट करता है, उसको आप प्लानिंग बोलते हैं। यानी अगर मैं बात करूं प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, इट इन्वॉल्व आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको अचीव क्या करना है, डिसाइड करना है कि अचीव क्या करना है, यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर आपको ये देखना है कि जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को स्क्रूटनाइज करते हैं, उन ऑप्शंस को आप फिल्टर करते हैं, उन ऑप्शंस को आप इवेल्युएट करते हैं और बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। दैट इज प्लानिंग। इसी को प्लानिंग कहा जाता है। So planning refers to setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve those objectives. और my favorite line, सबसे अच्छी लाइन जो मेरे को लगती है प्लानिंग के मीनिंग के अंदर, वो यही है, it bridges the gap between where we are and where we want to go. आप आज कहाँ पर हैं और कहाँ पहुंचना है, इस गैप को फिल करने का काम प्लानिंग करता है। Planning bridges the gap between present and future. Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. ठीक है जी। So this is the meaning and concept of planning. कभी भी कोई पूछे सर प्लानिंग क्या है, तो कहेंगे कि it refers to the process of deciding in advance what to do, how to do, when to do the desired task. ठीक है, मतलब आपको कोई भी टास्क अचीव करना है, जो आपने सोचा है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, कब, कैसे, कौन करेगा, कैसे वो टास्क अचीव किया जाएगा, इस चीज का प्रॉपर फ्रेमवर्क बना लेना प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग के अंदर एक बात जरूर लिखना, जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाना प्लानिंग का, तो ये चीज जरूर लिखना, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। राइट है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, फीचर बोलिए, नेचर बोलिए, एट्रीब्यूट बोलिए, ये सारी बातें सेम है। फीचर, कैरेक्टर, नेचर, एट्रीब्यूट, ये सारी बातें सेम है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको समझनी है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्लानिंग इज ऑलवेज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर कोई भी काम किया जाता है, गोल को अटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट का ही पहला फंक्शन प्लानिंग है, तो प्लानिंग को भी अगर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यकीनन गोल को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए किया जाएगा। तो प्लानिंग का बेसिक कैरेक्टर अगर मुझे नजर आता है तो वो है, इट हैज नो मीनिंग। ध्यान दीजिए, प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोई मतलब नहीं है प्लानिंग का जब तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने में हेल्प नहीं कर रहा, तब तक प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ कैरेक्टर या फीचर मेरी नजरों में प्लानिंग का ये है, क्या, कि इट इज गोल ओरिएंटेड। इट इज गोल ओरिएंटेड यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट वन दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट वन आता है प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग। यहां पर इस चीज को समझिए, जैसे ये प्लानिंग है, प्लानिंग में आपने सोचा कि आपको अचीव क्या करना है। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए सपोज करिए आपने कहा मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए इस साल, 20 पहले के प्रॉफिट से 25% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए इस साल। ठीक है, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है,
आप रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास में फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, आप इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आप लोगों को बुलाएंगे, यानी स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग मतलब लोगों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका रिक्रूटमेंट होगा पहले, रिक्रूटमेंट लोगों को इनवाइट करना, अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, ये स्टाफिंग का काम है, ठीक है। लोगों को इक्विप करा कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने में मेरी हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने आपको सेलेक्ट किया है, और अगर काम नहीं आता मैं काम सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहा हूँ, दिस इज स्टाफिंग, ठीक है। जब लोगों को हायर कर लिया, ट्रेन कर लिया, अब आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उन्हें डायरेक्ट करेंगे, दैट प्रोसेस इज डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग करने के बाद में, उनको मोटिवेट करने के बाद में, उन्होंने जो काम किया है वो अचीव हुआ या नहीं, और वैसा ही अचीव हुआ जैसा सोचा था कि नहीं, ये हमारा प्लानिंग है। डायरेक्टिंग के बाद आपको निभाना होता है कंट्रोलिंग। मेरी बात समझना, कंट्रोलिंग में हम और आप यानी बिजनेस हाउस ये चेक करेगा कि आपने जो सोचा था वो अचीव हुआ कि नहीं। अब ये बताइए, कंट्रोलिंग फंक्शन निभाने के लिए मेरे पास में स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंट्रोलिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास में कुछ, जिसे कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। भाई मेरे को ये तो पता हो कि अचीव क्या करना था, अचीव हो गया, ठीक है, बट हुआ 23 यूनिट्स और स्टैंडर्ड कितने का था, 30 यूनिट्स का था। तो मैं कंपेयर करके डिफाइन करूंगा ना कि सर देयर इज डेविएशन, हमने टारगेट रखा था 30 का, अचीव हुआ 23, डेविएशन है, कमी है। तो प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है, मैं ये बताना चाह रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में, प्लानिंग पहला फंक्शन है जिसमें आपने ये समझा कि प्लानिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फॉर अदर मैनेजियल फंक्शन, प्लानिंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर अदर मैनेजियल फंक्शन, यानी बाकी के मैनेजियल फंक्शंस आप निभा सको, ये तब होगा जब आपने प्लानिंग कर रखी है, राइट। सो प्लानिंग इज प्राइमरी इन नेचर, राइट, इट लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। अगली बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है इट इज परवेसिव। परवेसिव सर, परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मींस इट इज ऑल इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल इंपॉर्टेंट, मतलब प्लानिंग इज एसेंशियल एवरीवेयर। जैसे एक छोटा सा बिजनेस है उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, एक बड़ा बिजनेस है उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, एक स्कूल है उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, टॉप लेवल है उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, मिडिल लेवल है उसमें भी प्लानिंग होता है, और सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल है उसमें भी प्लानिंग होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लानिंग इज नीडेड एवरीवेयर। कोई भी काम अगर आप ढंग से करना चाहते हो आप मैनेजमेंट करोगे, और मैनेजमेंट करते हुए आप उसका पहला फंक्शन निभाओगे जिसे हम और आप प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग क्यों जरूरी है ना, हम बात कर रहे हैं प्लानिंग के कैरेक्टर्स की। यहाँ इट इज ऑल परवेसिव, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, प्लानिंग हर जगह चाहिए, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो, दोनों के लिए प्लानिंग की जरूरत है। तो प्लानिंग इज ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह पर जरूरी है और हर लेवल पे जरूरी है, ये है प्लानिंग की खासियत, ठीक है जी। इसके बाद आइए इसको समझते हैं। इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, आपने एक बार प्लानिंग कर ली, दोबारा प्लानिंग नहीं करी, क्यों? क्योंकि फेल हो गए थे। ऐसा होता है क्या? एक बार प्लानिंग करी, सक्सेसफुल हो गए, तो दोबारा प्लानिंग नहीं करी, क्यों? हम तो सक्सेसफुल हो गए। सर, जब तक आपका बिजनेस है और चाहते हो कि बिजनेस चलता रहे, तब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और जब तक मैनेजमेंट निभाओगे तब तक मैनेजमेंट का पहला फंक्शन भी निभाना पड़ेगा, एंड दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। इट डिपेंड्स कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना लंबा चल रहा है, और इट डिपेंड्स कि आप उसके सर्वाइवल चाहते हो कि नहीं। अगर आप उसकी सर्वाइवल और ग्रोथ चाहते हो, ध्यान रखिएगा प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। और प्लानिंग यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूटी मतलब एक बार प्लान बना, ठीक है, हमने टारगेट रखा था 30 यूनिट्स का, बना 23, सर चेक करो कहाँ पर गलती है, रिवाइज करो प्लान्स को, सो दैट आगे ये गलती दोबारा ना आए। मैनेजमेंट साइकिल हमेशा कॉन्टिन्यूस रहा है, मतलब बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी है, मैनेजमेंट प्रोसेस की कॉन्टिन्यूटी है, और जब तक मैनेजमेंट चलेगा प्लानिंग चलेगा। ये इसका बेसिक कैरेक्टर है।
तो इट इज कॉन्टिन्यूस। मैंने दो दो लाइनें लिखी है, आप सब नोटिस कर रहे हो, मैंने टीचर समझाते हुए एक या दो लाइन लिख रहा हूं, और ये एब्स्ट्रैक्ट है बच्चा, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, आप 10 लाइनें लिख कर आओ, बट दैट वन लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक या दो लाइन का जो फ्रेज मैंने डाला है यहाँ पर, वो लिखने पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और इतना सीबीएसई की रिक्वायरमेंट अब ऐसी नहीं रही है कि भर भर के लिखो पेजेस, नहीं, वो कहते हैं कम लिखो, टू द पॉइंट लिखो, क्वालिटी कंटेंट लिखो, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, मार्क्स आराम से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन को समझाते हुए आप ये लिखिएगा, इट्स अ नेवर एंडिंग and continuous process because there is a need for new plan as long as business wants to go। जब तक आपका बिजनेस चलता है, जब तक आपका बिजनेस चलना चाहता है, सर्वाइवल चाहते हो, तब तक आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड लुकिंग। जो बीत गया है उसके लिए कभी प्लानिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जो चल रहा है उसके लिए भी प्लानिंग नहीं हो सकती, जो आने वाला है उसके लिए प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, भविष्य के लिए आप सोचते हैं, प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए होता है। अगर आप अगले 1 घंटे में क्या करेंगे इसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो नेक्स्ट 1 आवर, आफ्टर नेक्स्ट 1 आवर आप क्या करेंगे, अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे हो तो भी नेक्स्ट 1 आवर फ्यूचर है, और प्लानिंग हमेशा हमेशा फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर को बियर करता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस को देखने के लिए है कि जी क्या गलतियां हुई थी, पीछे देखना है, पास्ट एक्सपीरियंसेस लेने हैं कि जी पहले क्या गलतियां करी थी और आगे ये भविष्य में गलतियां ना हो, इस बात की प्लानिंग करनी है, इस बात का मैनेजमेंट करना है। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, नॉट डन फॉर द प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर, ये इसका कैरेक्टर है, ठीक है। आइए इस चीज को देखिए यहाँ पर, इट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। जब आप प्लान बनाते हो तो भविष्य के बारे में बनाते हो, और भविष्य किसी ने नहीं देखा, ठीक है। आप सिर्फ अनुमान लगाते हो, आप एस्टिमेट करते हो, आप अज्यूम करते हो कि आने वाले कल में ऐसा कुछ होगा, आने वाले कल में ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। फोरकास्ट करते हो कि जी मेरा बिजनेस इस तरह से चल रहा है, मेरे बिजनेस को ये इतना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा आने वाले भविष्य में मैं इतना % ग्रोथ कर लूंगा। ये आप एंटिसिपेट करते हो और उस बेसिस पर आप प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, इट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट, प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। कभी भी भविष्य के लिए प्लानिंग होती है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग होती है, और जो भूतकाल है, जो पास्ट है आपका, जो बीत गया या जो चल रहा है, आप इसके लिए सोचना समझना, आप इतना टाइम ही नहीं रहता। जो चल रहा है अगर उसके लिए सोचते रह जाओगे तो वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट के बारे में सोच रहे हो कि नेक्स्ट 5 मिनट बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 5 मिनट के बाद जो करोगे वो भी फ्यूचर है, ठीक है। सो प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग एक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग कैसे? अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए था, एक बिजनेस एंटरप्राइज को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। वो प्रॉफिट कहता है जी मेरे को 20% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, 25% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए इस साल। तो 25% प्रॉफिट कमाने के लिए पहला रास्ता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दीजिए, दूसरा रास्ता है कि कॉस्ट कम कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कोशिश करिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। तीसरा रास्ता है ऑफर्स निकालिए, ऑफर्स एंड डिस्काउंट दीजिए लोगों को, ठीक है। चौथा रास्ता है प्रोडक्ट लाइंस इमर्ज करिए। प्रोडक्ट लाइंस मतलब डाइवर्सिफिकेशन करिए बिजनेस का, होता है ना डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अब हम अभी तक ए प्रोडक्ट बनाते थे, अब हम ए प्रोडक्ट के साथ साथ बी और सी प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, मोर वैरायटी ऑफर कर रहे हैं, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। सर ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हो, यानी अपना गोल अटेन कर सकते हो। ये प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग में ये आपका क्या था, गोल था। इसको पाने के लिए आपके पास में ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 2, ऑल्टरनेटिव नंबर 3 एंड ऑल्टरनेटिव नंबर 4 था। ये 4 ऑप्शंस थे। आंख बंद करके इन चारों में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं करोगे, और ये भी नहीं हो सकता कि सर सारे सेलेक्ट कर लूं मैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आफ्टर ड्यू एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर ड्यू एनालिसिस प्रॉपर इवैल्यूएशन करना होता है,
इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि किसमें खर्चा कम होगा, किसमें बेनिफिट ज्यादा होगा। प्रॉपर एनालिसिस करिए, इवैल्यूएट करिए, इन चारों अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करिए और इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। क्या बोला मैंने, मेरे गोल को अचीव करने के लिए, मेरे गोल को अचीव करने के लिए 4 ऑप्शन थे, उन चारों में से मैंने एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, यानी 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे मेरा टारगेट फुलफिल हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैंने डिसाइड किया, मैंने डिसीजन लिया, राइट मेरे पास में 4 ऑल्टरनेटिव से गोल को अटेन करने के लिए आई हैव डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर दिस, ऑप्ट फॉर दैट, ठीक है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। और ये प्लानिंग का कैरेक्टर है, प्लानिंग का ये क्या है, कैरेक्टर है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कैसे, इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस। चॉइस मतलब डिसाइड करना है आपको, कहां से, फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स बाय थॉरोली एग्जामिन ईच ऑल्टरनेटिव। मैंने कहा ना 4 ऑल्टरनेटिव थे, चारों में से आपने चारों ऑल्टरनेटिव्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एग्जामिन किया और उनमें से एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, दैट इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये कैरेक्टर है। और अब फाइनली प्लानिंग किसी मशीन से नहीं होती है, प्लानिंग दिमाग का खेल है, प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग जो है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक प्लेन पेपर मशीन में डालूंगा और वो मुझे बता दे कि मेरे को क्या अचीव करना है, ठीक है। आप ना तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूछ सकते हो कि जी मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस को क्या अचीव करना चाहिए, मेरे को बता दो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे आप बता दो मेरा गोल क्या होना चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा। ये आपका एक्सपीरियंस कहता है, ये आपकी थिंकिंग है, साउंड जजमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, रैशनल थिंकिंग, इस पर डिपेंड करती है अच्छी प्लानिंग, ठीक है। और अगर आपने अच्छा सोचा है, सही सोचा है, स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करी है, आने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, आने वाला नियर फ्यूचर जो है आपका, वो उसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेन करने में आपके लिए मदद करेगा। अगर आपने प्लानिंग ही गलत कर दी है, डिफेक्टिव प्लानिंग करी है, याद रखना पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बट्टाधार हो जाएगा, यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत सोच समझ कर किया जाता है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मैं कहूंगा, लेकिन प्लानिंग दिमाग का खेल है। आप कितने अच्छे प्लानर हो, ये डिपेंड करता है आपकी साउंड थिंकिंग पर, कितना अच्छा सोचते हो, रैशनल डिसीजन मेकिंग पे, और कितना अच्छा अपनी गलतियों से सीखते हो। ये है मेंटल एक्सरसाइज, जिसको आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहते हैं, राइट। तो प्लानिंग, यहां देखिए, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड इन्वॉल्व फोरसाइटेडनेस, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, ठीक है। फोरसाइटेडनेस, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड लास्टली साउंड जजमेंट, इस आधार पर आपकी प्लानिंग होती है। मैंने आपको कैरेक्टर, फीचर या एट्रीब्यूट पढ़ाया प्लानिंग का। प्लानिंग किसे कहा जाता है, ये पढ़ने के बाद आपने पढ़ा इसकी खासियत क्या है। खासियत, मैंने कहा प्लानिंग गोल को अटेन करने के लिए होता है। मैं कैप्सुलेट कर रहा हूं इस चीज को, मैं आपको रिव्यू करा रहा हूं, अभी मैंने क्या बताया। प्लानिंग गोल को अटेन करने के लिए होता है। 1, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है जो कि बाकी मैनेजल फंक्शन को वहां पर फैसिलिटेट करता है। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस एक्ट है, देखते जाइए, प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस एक्ट है। प्लानिंग हर जगह जरूरी है, परवेसिव है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य के बारे में प्लानिंग होती है हमेशा। प्लानिंग 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, कौन सा बेहतर है डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। जब कुछ बच्चे निमोनिक्स बनाते हैं, होता है ना कि भाई राम घर गया, मतलब इस तरीके से होता है कि उसने फर्स्ट लेटर बना के निमोनिक्स बोलते हैं उसको, राइट। हर फीचर का फर्स्ट लेटर लीजिए और उससे कोई फ्रेज बना लीजिए, वो फ्रेज आप याद रख लीजिए, आपको क्या फीचर याद हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये करते हैं, ठीक है, बट उनको परेशानी कई बार ऐसा झेलना पड़ता है कि सर वो फ्रेज तो याद है बट उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कई बार याद नहीं आता, ठीक है। अगर आप इसको लॉजिक से पढ़ोगे निमोनिक्स बनाकर, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है कैच करने का, लर्न करने का, चीजों को ग्रैब करने का। मैं कहता हूं अगर आप इसको लॉजिक से समझोगे, लॉजिक, ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स बनाकर समझोगे, आपको ये बहुत जल्दी याद होगा और लॉन्ग टर्म रिटेंशन लेकर आएगा। चीजों को लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ फीचर में मैंने बताया मैं प्लानिंग करूंगा, मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग जब मैं करूंगा किसी गोल को अटेन करने के लिए करूंगा। 1, ये बहुत वैल्यूएबल टिप दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। निमोनिक्स बनाकर पढ़ना है पढ़ो, लेकिन उससे भी बेहतर टिप है जो ये आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। लॉजिक समझना, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं प्लानिंग करूंगा,
किसी ना किसी गोल को अटेन करने के लिए करूंगा, वन। ठीक है, गोल अटेनमेंट के साथ जब मैं प्लानिंग करूंगा तो प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन हो गया। ठीक है, क्या एक बार प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे? नहीं सर, बार बार करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मेरा बिजनेस तो छोटा है, क्या प्लानिंग करने की जरूरत है? हाँ जी जरूरत है। इट इज ऑल नीडेड, इट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, क्या जो बीत गया उसके बारे में प्लानिंग करूं? नहीं सर, जो भविष्य है उसके बारे में प्लानिंग करो। तो क्या है, फ्यूचरिस्टिक। अच्छा, कौन सी मशीन है जी प्लानिंग करने वाली? मैंने कहा नहीं, ये दिमाग का खेल है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ठीक है, आप अगर चीजों को रिलेट करेंगे ना डे टू डे लाइफ से और लॉजिक से, आपको ये चीजें ऐसी पकड़ में आ जाएंगी ना, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 or 2 ईयर, इधर 12वीं की क्लास है, सीवीटी का वो निकालना है, दैट्स इट। नो, आप हमेशा के लिए इस चीज को याद रखोगे और ये डेली लाइफ प्रैक्टिस है, ये हर बार यूज होगा, आपकी आम जिंदगी में यूज होगा। राइट, चलिए, तो फीचर आपने अभी पढ़ा और अब हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। एक बार इसको चेक करिए, पहले रिव्यू करिए। देखिए, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस बोलिए, नीड बोलिए, सिग्निफिकेंस बोलिए, ये सारी बातें एक है। इंपॉर्टेंस, नीड और सिग्निफिकेंस, ये सब चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन में नीड है, कई किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस पूछा है, किसी में आपको सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है, तो ये एक ही चीज होती है, घबराइएगा नहीं। राइट, सबसे बड़ी चीज, प्लानिंग क्यों जरूरी है, एक बिजनेस हाउस के लिए प्लानिंग की अहमियत क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, इसको एक बार समझते हैं। आइए, यहाँ प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपको सिखाया जा रहा है। और प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सबसे पहली चीज देखिएगा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग आपको एक फोरसाइटेडनेस प्रोवाइड करता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन आज जहां पर है, आने वाले भविष्य में वो ऑर्गेनाइजेशन कहां जाना चाहता है, किस लेवल को अटेन करना चाहता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग कितनी इफेक्टिव है। वन, प्लानिंग आपके बिजनेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपके सभी इंप्लॉइज के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन मिल जाए, सो दैट वो डायरेक्शन में आपका गोल अटेन हो जाए। आपने सर प्लानिंग किया ही नहीं है, जो ऊपर वाला देखेगा बस सही है, चल रहा है। ठीक है, तो बस वो चल रहा है जैसे तैसे, कभी भी बंद हो सकता है। आपने, मैं ये नहीं कहता जो प्लानिंग नहीं करते या जो प्लानिंग करते हैं उनके बिजनेसेस बंद नहीं होते। ठीक है, मैटर है खाली प्लान बनाने से नहीं, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और प्लान बना लोगे तो आपको एक गाइडेड पाथ मिल जाएगा, जाना कहाँ है। ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट इज कंसर्न विद मेकिंग क्लियर व्हाट एम्प्लॉइज हैव टू डू एंड हाउ टू डू। आपके प्लानिंग से ये पता चलता है कि एम्प्लॉइज को क्या करना है और कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, ध्यान दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग एम्प्लॉइज कुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया है, सभी लोग अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, सबके एफर्ट्स यूनाइटेड नहीं है, पढ़ा है ना आपने कोऑर्डिनेशन, सबके एफर्ट्स यूनाइटेड नहीं है, स्कैटर्ड हैं। तो अगर एफर्ट्स में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं आएगा, प्रिंसिपल नंबर 5 हेनरी फेयोल, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं आएगा तो आपका गोल कभी अटेन हो पाएगा? ठीक है, आंसर इज नो। राइट, सो प्लानिंग क्यों जरूरी है? वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो इंपॉर्टेंस के लिए मैं रखता हूं वो है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आइए पॉइंट नंबर 2 ओपन करूंगा मैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटी को कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्लानिंग, एक एक पर्सन मिले मुझसे, कहते हैं सर आप प्लानिंग करते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं तो डे प्लानर बनाता हूँ। तो कहते हैं हाँ, तो फिर सर प्लानिंग एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने कहा सर गलत है आप, प्लानिंग एलिमिनेट द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बोल रहे हो ना आप, एलिमिनेट थोड़ी करता है, जो होना है वो तो होके रहेगा। ठीक है, बट थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग I can reduce the risk of uncertainty और I can minimize the risk of uncertainty। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लानिंग से आप भविष्य में जो चेंजेस होने वाले हैं आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। प्लानिंग से आप उन चेंजेस को एंटिसिपेट कर सकते हो और कुछ हद तक वो उनके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, आपने एंटिसिपेट कर लिया कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, आपने अपने बिजनेस के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। अगर वैसा चेंज हो गया तो आप वो प्लान एग्जीक्यूट करके लॉस को मिनिमाइज कर दोगे। ये मेरा पॉइंट है।
Planning reduces the risk of uncertainty. Planning cannot eliminate the risk of uncertainty. Eliminate तो नहीं करेगा, उसके रिस्क को मिनिमाइज कर देगा, ठीक है. It helps. It मतलब planning helps the manager to face uncertainty because planner try to face future by keeping in mind their past experiences and scanning the environment. आप भविष्य के बारे में जब प्लानिंग करते हो तो आप अज्यूम करते हो भविष्य में ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है, सोसाइटी का ट्रेंड ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी ऐसी हो सकती है, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है. वी आर प्रिज्यूमिंग ऑल द एनवायरमेंटल फोर्सेज. याद करिए बिजनेस एनवायरनमेंट, जर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेज को आप यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज एनवायरमेंटल चेंजेस आप अपनी प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फोरकास्टेशन पर डिपेंड करती है और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके आप फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाते हो जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एलिमिनेट नहीं होता. ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं. इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. दो लोगों का सिलेक्शन हुआ, दोनों दोस्त थे, कंपनी में आए, काम करने लगे, ठीक है. एक महीने बाद मैनेजिंग डायरेक्टर उनसे मुलाकात करता है, कहता है कंपनी कैसी लग रही है. दोनों लोगों ने कहा बेहतर है, ठीक है. उन्होंने कहा आप दोनों कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपका इमीडिएट सीनियर कौन है. वो कहते हैं सर हमें नहीं पता. एक महीना हो गया आपको अपने सीनियर का नाम नहीं पता. जी हाँ सर नहीं पता. तो फिर एक महीने में किया क्या आपने, जरा आप मेरे को फाइल लाइए और बताइए एक महीने में आप लोगों ने क्या क्या काम किया, बताइए मुझे, ठीक है. तो दोनों लोगों ने बताया कि सर कभी हमें ये पर्सन मिलते थे, ये काम दे देते थे, हम वो कर लेते थे, कभी इस डिपार्टमेंट का काम मिलता था, हम वो कर लेते थे, कभी इनका काम मिला वो कर लिया. कई बार पता चला दोनों ने एक ही काम 2 बार कर लिया. ठीक है, मतलब यहाँ उन दोनों के रोल्स को क्लैरिफाई नहीं किया गया था. उनको हायर किया लेकिन उनको ये नहीं बताया कि सर आपके सीनियर ये हैं, आपके सीनियर ये हैं, आपके जूनियर ये हैं, इनको ऑर्डर लेना है और इनको ऑर्डर देना है. ये रिलेशन क्लैरिफाई करना जरूरी है. हु हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम, ठीक है, और किसको आप अथॉरिटी दे सकते हो, किससे अथॉरिटी, किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, ये रोल क्लैरिटी कहलाता है. अगर मैं किसी एम्प्लॉय को रखता हूं और उसको वो नहीं बताता कि तुम्हारा जॉब क्या है, ठीक है, तो सर वो बिल्कुल उसे कहूंगा ना, उसके माइंड में तो एम्बिगिटी रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, सर व्हाट रोल ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं नहीं बताऊंगा तो सर उसके एफर्ट्स तो वेस्ट जाएंगे. और मैं कई बार देखूंगा कि सर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है, एक काम हो चुका है वही काम दोबारा कर रहा है वो. मैंने कहा ये क्यों किया, कहते सर मेरे को नहीं पता था. राइट. तो होना क्या चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए. कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में हायर किया जाए, उसके रोल्स क्लैरिफाई होने चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होनी चाहिए, सो दैट अपने एफर्ट्स उन्हीं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाएगा. हैपहैज़ार्ड मैनर में रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा. यह है इंपॉर्टेंस प्लानिंग की. ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है सर. ठीक है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. ये लाइन याद रखना, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स, work is carried on smoothly without interruptions. ठीक है, and also useless activities are minimized or eliminated. जो useless activities होती हैं, एक ही काम 2-2, 3-3 बार हो रहा है, वो मिनिमाइज हो जाता है. ये इसकी खासियत है. राइट, ये आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस नंबर 3. अब आइए इंपॉर्टेंस नंबर 4 पर ध्यान दीजिए. इंपॉर्टेंस कहता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. इनोवेटिव आइडियाज क्या होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं कि जो आपके पास है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, जो चीजें हमारे पास है उसको और एडवांस कैसे बनाया जाए, दैट इज इनोवेशन. राइट, तो प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग हायर थिंकिंग प्रोसेस है. ठीक है, और इसमें मेंटल एक्सरसाइज है. देन देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, बेटर मेथड एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म अ जॉब. ठीक है, अगर मैं कहता हूं जी प्लानिंग के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लानिंग डिपेंड्स ऑन मेंटल एक्सरसाइज और रैशनल थिंकिंग, तो सर बहुत जरूरी है कि आपके पास जो है उसको और बेहतर बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं. यानी आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली, रेगुलरली कोशिश करेंगे
कि आपके पास जो मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रोडक्ट, प्रोसेस है वो और कैसे मॉडिफाई हो जिससे रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हो सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। Planning brings innovation. Planning promotes innovative ideas and creativity because it's a mental exercise. ठीक है, आप जितने शार्प थिंकिंग वाले होगे, जितने रैशनल जजमेंट कर सकोगे, आप जितने क्रिएटिव होगे, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज मस्ट। प्लानिंग जरूरी है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगली बात हम करते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जी हाँ सर, ये तो आपने फीचर्स में भी पढ़ाया था। बिल्कुल सही। आप देखो, ये तो हमने यहाँ फीचर्स में भी किया था। पॉइंट नंबर 6, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी वही है। प्लानिंग क्या करता है, व्हाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाई प्लानिंग इज नीडेड। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि प्लानिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हमें प्रॉफिट अचीव करना था, प्रॉफिट अचीव करने के 3 ऑप्शन हमें नजर आ रहे थे, तीनों में से कौन सा बेस्ट था हमने इवैल्यूएट किया और एक बेस्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। प्लानिंग ने हमारी मदद करी है तीनों में से एक बेस्ट ऑप्शन पिक करने में। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, दैट्स व्हाई वी नीड इट। इसीलिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है जी, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, फीचर इंपॉर्टेंस एक ही पॉइंट है। एंड अब हम बात करेंगे प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, प्लानिंग क्या करता है, ये डिसाइड करता है आपको अचीव क्या करना है। कंट्रोलिंग क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ क्या वो प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग था, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ क्या वो प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग था। अगर ऐसा है तो जी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल है, राइट। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करते, यानी आपने प्लान ही नहीं बनाया, तो सर जैसा मिल गया वो बेहतर है आपके लिए, जितना मिल गया वो सफिशिएंट है आपके लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए ये मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है, मान लीजिए ये मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है कि जी प्रोडक्ट मेरा ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, जब मैंने कंट्रोलिंग में चेक किया कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बना, तो पता चला जी प्रोडक्ट ऐसा बना। ठीक है, अब सर प्लानिंग कैसी थी, प्लान्ड परफॉर्मेंस कैसी थी, ऐसी थी, और एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, ऐसी है। तो क्या कमी है ये हमें पता चल गया कि जी ये कमी है, राइट। लेकिन अब सोचो कि अगर हमने स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया होता, हम कहते हैं एक पेन बनाना है जी बढ़िया, बस हमने बोल दिया कैसा बनाना है, क्या शेप है, क्या डिजाइन है, कुछ नहीं बताया, बस पेन बनाना है जी बढ़िया। ठीक है, और हमने पेन बना लिया, लो जी बन गया। ठीक है, हम कहेंगे वाह ये बन गया पेन, ये रहा प्रोडक्ट, समझ गए। तो जो मिल गया वो बेहतर है, लेकिन प्लानिंग करी होती तो पता चलता नहीं जी ऐसा बनना था, आपने तो ऐसा बनाया है, तो ये कमी है, इसको पूरा करिए। ठीक है, तो प्लानिंग स्टैंडर्ड बनाता है जिसको कंट्रोलिंग इवैल्यूएट और मॉनिटर करता है क्या वो स्टैंडर्ड अचीव हुआ या नहीं। दैट्स व्हाई वी नीड प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को जरा शॉर्ट में रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले प्लानिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज प्लानिंग क्या करता है, आपको प्लानिंग क्या करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग क्या करता है, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को मिनिमाइज करता है। प्लानिंग क्या करता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को रिड्यूस करता है। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग क्यों चाहिए, क्योंकि प्लानिंग इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। प्लानिंग क्यों चाहिए, बिकॉज प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को। और प्लानिंग क्यों चाहिए, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। लास्ट वाला बहुत इंप्रेसिव है, ये कई बार केस स्टडी में मिलेगा आपको, बहुत सी जगहों पर केस स्टडी में ये यूज होता है। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ये इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी नीड प्लानिंग, इस चीज को हमने डिस्क्राइब किया। एक बार रिव्यू करिए इसको। जी हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, समटाइम्स प्लानिंग फेल्स इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। कई बार प्लानिंग फेल हो जाता है चाहे भले ही मैनेजमेंट ने अपना बेस्ट एफर्ट क्यों ना लगाया हो। यानी यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं लिमिटेशंस की। कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, कुछ जगहों पे लिखा होता है समटाइम्स प्लानिंग फेल्स इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट।
इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करते हुए आपको लिमिटेशंस का जिक्र करना है, लिमिटेशंस के बारे में बात करनी है। लिमिटेशंस मतलब डीमेरिट्स। प्लानिंग करते हैं फिर भी नुकसान क्यों, प्लानिंग करते हैं फिर भी वो इफेक्टिव क्यों नहीं। ठीक है, प्लानिंग की अपनी कुछ कमियां हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड होना मतलब, रिजिड होना मतलब फिक्स्ड। एक बार प्लान बन जाते हैं, उन पर काम शुरू हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो देयर इज नो लुकिंग बैक। आप वापस नहीं जा सकते, वो इररिवोकेबल नेचर है। ठीक है, अगर आप इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस आप वापस जाना चाहते हैं, प्लान्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिसोर्सेज की बर्बादी करनी होगी, लॉस भुगतना पड़ेगा, ये बड़ा ऑब्वियस रिजल्ट होगा। ठीक है, आप अगर प्लानिंग को कर रहे हैं तो ध्यान से सोच समझ के थोड़ा समय और लगा लीजिए, लेकिन एक बार जब वो एग्जीक्यूशन में चला जाएगा तो देयर इज नो लुकिंग बैक, और वापस आने का मतलब है हैवी लॉस बेयर करना। ठीक है, सो इट लीड्स टू रिजिडिटी, दिस इज माय वेरी फर्स्ट पॉइंट। वंस प्लान्स आर ड्रॉन, then organizing, staffing, directing and controlling etc, these functions will start accordingly and no deviation will be allowed from the rigidly laid down policies। कोई डेविएशन नहीं है यहाँ पर। डेविएशन का मतलब होता है कि कोई यहाँ पर चेंजेस अलाउड नहीं है। एक बार जो सोच लिया गया, समझ लिया गया, उस पर प्लानिंग शुरू हो गई है, सो देयर इज नो डेविएशन। उसको चेंज करना, मोल्ड करना, ऑल्टर करना, ये नहीं किया जा सकता। राइट, इसके बाद हम बात करेंगे प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्लानिंग कभी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा, सर एनवायरमेंटल चेंजेस को आप रोक सकते हो क्या? ये कह सकते हो नहीं सर मत चेंज हो, हमने प्लानिंग करी है, नहीं ना। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, उनसे जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे वो आपको भुगतना पड़ेगा। प्लान बनाया था आपने ये सोचकर गवर्नमेंट की पॉलिसी 12% के हिसाब से रहेंगी टैक्स पॉलिसी, लेकिन वो 15% हो जाती है, सर आपकी प्लानिंग फेल हो गई। ठीक है, तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है जो उस एनवायरनमेंट में जो लगातार बार बार टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, और प्लानिंग फेल्स टू ऑपरेट इन सच डायनेमिक एनवायरनमेंट एज one cannot change the plans more frequently। इस डायनेमिक एनवायरनमेंट, जिस हिसाब से एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं सर, उस स्पीड से हम प्लानिंग चेंज नहीं कर पाते। ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये डीमेरिट है प्लानिंग का। तो प्लानिंग रिजिड नेचर का होता है, प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता है। तीसरी चीज आती है, इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। सर क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है। अब आपने कहा था कि सर प्लानिंग तो इनोवेशन प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, कहा था, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या कि प्लानिंग प्रमोट्स द क्रिएटिविटी ऑफ दोज जो प्लान्स बनाते हैं, एंड प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ दोज जो प्लान्स को फॉलो करते हैं। एक सेइंग है हिंदी में, कहते हैं ना लकीर के फकीर होना, मतलब जितना बोल दिया गया सिर्फ उतना करना है और कुछ नहीं सोचना। टॉप मैनेजमेंट प्लान बना रहा है, वो कहता है जी आपको ये एग्जीक्यूट करना है बस। ठीक है, आपको इसके बारे में जजमेंट नहीं देना कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अचीव करना है, दैट्स इट। तो बाय द टाइम ओवर द इयर्स जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना प्लान, उनकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं जी बता दो क्या अचीव करना है। सो प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ दोज जो प्लान्स फॉलो करते हैं एंड एनहांसेस द क्रिएटिविटी ऑफ दोज जो प्लान्स बनाते हैं। राइट, देन इसके बाद आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, खर्चा मांगता है प्लानिंग। इट्स अ कॉस्टली अफेयर, इट्स अ कॉस्टली अफेयर सर। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व सर्टेन एक्सपेंसेस। आप अगर जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स अगर होता है तो उसमें मनी यानी खर्चा, पैसा और टाइम दोनों इन्वॉल्व है। आप क्या कर रहे हैं, बोर्ड रूम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं प्लान करने के लिए, एक्सपर्ट की कंसल्टेशन फीस पे करनी पड़ती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट सर, खर्चा है यहाँ पर, कॉस्टली अफेयर है। ठीक है, और कंपनी क्यों इतना खर्चा कर रही है, क्यों? अच्छा प्लान बन जाएगा तो उसको हम फॉलो कर लेंगे, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ये कंसल्टेशन फीस तो कुछ भी नहीं है उसके सामने।
हाँ, आप आइए, कंसल्टेशन दीजिए, फीस लीजिए, अच्छी प्लानिंग करिए, क्योंकि अब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जो आप प्लान करोगे उसी प्लान को पूरा ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगा, उसको अटेन करने की कोशिश करेगा, और वो अटेन करके हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। इसलिए हम प्लानिंग पे खर्चा करते हैं, एंड इट्स अ कॉस्टली अफेयर। और जहां पे खर्चा हो रहा है वहां टाइम भी लगेगा। आप ये सोचो, अगला मैं लिमिटेशन रखता हूं, आप ये सोचो कि जी तुरंत फैसला ले लें, ऑन द स्पॉट कि जी बताओ, प्लानिंग कर लो जल्दी से, आप बता दो जी मैं कैसे काम करूं, है ना, 5 मिनट में सोच के बता दो कैसे प्लानिंग करूं। सर नहीं होता ऐसा, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। प्लानिंग इन्वॉल्व्स मनी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आफ्टर ड्यू एनालिसिस आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को चेक करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन को चेक करेंगे, फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, इन तीनों को कोरिलेट करेंगे और उसके बाद प्लान बनाएंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर नहीं मैं खड़ा हूं तो जल्दी से प्लान बना दो प्लीज, नहीं हो सकता ऐसा। सर आप तो प्लानिंग एक्सपर्ट हो, स्टिल नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। सो प्लानिंग टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। बिकॉज ऑफ दिस द एक्शंस गेट डिलेड, और इसी वजह से ना कई बार हमारा जो ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाला जो ऑप्शंस होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमारे हाथ से मिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग इन्वॉल्व्स टाइम, ठीक है। एंड माय फेवरेट पॉइंट क्या, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल बना लिया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, 100% लेकर आऊंगा। भाई साहब, टाइम टेबल बना लेने से सक्सेस नहीं मिलता, टाइम टेबल को फॉलो भी करना पड़ता है। तो प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, इट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स, राइट। सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज, ध्यान से पढ़िए, सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। सिर्फ तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा जब प्लान्स बनाए हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया है। प्लान्स बनाए खाली, इम्प्लीमेंट नहीं किया, सक्सेस नहीं मिलेगा। आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन प्लान ही नहीं बनाया, तो डायरेक्शन ही नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजों का होना बेहद जरूरी है। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड सक्सेसफुल प्लान। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर, इट विल वर्क अगेन। ऐसा जरूरी थोड़ी है ना कि एक बार जो प्लान आपने बनाया था वो तो कामयाब हुआ था, वही प्लान अब बना रहे हो वो कामयाब नहीं हो पा रहा। क्यों? एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मैं कहता हूं पहले पहले लोग मार्केटिंग पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराते थे तो दीवारों पे पोस्टर चिपकाते थे या वॉल पर वॉल आर्ट पेंटिंग होता था, दीवारों पे पेंट करवा के लिखवाते थे एडवर्टाइजमेंट। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग है। अब आप कहते हो नहीं सर 10 साल पहले तो ये काम कर रहा था 10 साल पहले, आज वो चीज सेम प्लान काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है, राइट। तो प्लानिंग डजंट गारंटी यू सक्सेस। प्लानिंग कर लिया, आप सोच रहे हो सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। दीज आर लिमिटेशंस टू प्लानिंग, ये है प्लानिंग की लिमिटेशंस। क्या क्या पढ़ा है एक बार चेक करिए। प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, प्लानिंग रिजिड है। प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता। प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे रिड्यूस करता है, और प्लानिंग खर्चा मांगता है, प्लानिंग टाइम कंज्यूम करता है, और प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। प्लानिंग एक इफेक्टिव डायरेक्शन देता है, गारंटी नहीं देता, ठीक है। सो ये है जी लिमिटेशंस टू इफेक्टिव प्लानिंग। एक बार इसको गो थ्रू करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, शुरुआत करोगे प्लानिंग की, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इस चीज को हम जरा ध्यान से रिकंसाइल करते हैं। चेक करिए। सबसे पहला, जब आप प्लानिंग की शुरुआत करते हैं तो यू हैव टू डिसाइड कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जितने क्लियरली स्टेटेड होंगे, जितने क्वांटिफिएबल होंगे, जितने मेजरेबल होंगे, उतना आसान होगा परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। मैंने कुछ शब्द बोले हैं, एक बार कैच करिए। क्वांटिफिएबल मतलब विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। क्वांटिफिएबल, क्लियरली स्टेटेड, एक्सप्लेन टू ऑल। और अगर कोई डिसिप्लिनरी कंडक्ट है जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए।
ऑब्जेक्टिव्स कोशिश करिए जितने भी हों एज फार एज पॉसिबल वो न्यूमेरिकल टर्म्स में हो, जिसको आप मेजर कर सको, क्लियरली स्टेटेड हो। ऑर्गेनाइजेशन को अचीव क्या करना है पहले आप ये फिक्स कर लोगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी गोल को अटेन करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो यहां देखिए सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला, प्लानिंग फंक्शन बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स which is clearly stated for all in quantitative and qualitative terms. There are certain standards या objectives जो quantitative terms में express नहीं हो सकते, तो आप उनके लिए qualitative standards बनाते हैं। ठीक है, अगला डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर लिया, ये सोचा कि भाई मेरे को अचीव ये करना है। अब उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए आप एक प्रीमिसेस बनाते हैं। प्रीमिसेस का मतलब होता है भाई मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर। जैसे मैंने कहा कि मेरे को 25% प्रॉफिट अचीव करना है इस साल। पिछले साल जो प्रॉफिट था, इस साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 25% ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। सर, इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने जब मैं जाऊंगा, मतलब जब मैं इसको अटेन करूंगा, तो वो एनवायरमेंट क्या होगा, उसमें सोसाइटी का ट्रेंड कैसा होगा, सोशल एनवायरमेंट कैसा होगा, उसमें पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा होगा, उसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट कैसा होगा, इन सब एनवायरमेंट को स्कैन करूंगा मैं, और इस स्कैनिंग को कहते हैं मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर, और यही डेवलपिंग प्रीमिसेस कहलाता है। ठीक है, सो प्रीमिसेस मींस मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर व्हेन मैनेजर्स आर लिस्टिंग आउट अल्टरनेटिव्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कि जब मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगा तो भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह का एनवायरमेंट होगा, किस एनवायरमेंट में हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। राइट, इसके बाद अब जैसा कि ये प्रोसेस है तो शफलिंग अलाउड नहीं है, ऊपर नीचे पॉइंट्स नहीं लिख सकते हम, ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करा, उसके बाद प्रीमिसेस डेवलप कर लिया। प्रीमिसेस डेवलप करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस क्या क्या हैं। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जैसे मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव था हमारा 25% प्रॉफिट, इसको अटेन करना, ये हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। ठीक है, इसको अटेन करने के लिए हमने प्रीमिसेस बना लिया। प्रीमिसेस का मतलब कि हमने कहा जी नो चेंज इन टैक्स, नो चेंज इन सोशल एनवायरमेंट, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन लीगल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट में कोई चेंज नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर, कि जब हम ये प्रॉफिट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बाकी सारी चीजें ऐसे बिहेव करेंगी। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हम कोर्सेज ऑफ एक्शन तय करें कि हमारे पास में ये 25% प्रॉफिट अचीव करने के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, कैसे हम अचीव कर सकते हैं। प्राइस को इंक्रीज करके, ऑफर्स एंड प्रमोशन, डिस्काउंट वगैरह चलाकर। ठीक है, तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन करके, और चौथा है कॉस्ट रिडक्शन करके। ये आपके पास में 4 ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। प्राइस को बढ़ा दीजिए, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट को कम कर लीजिए, प्राइस उतना ही है, कॉस्ट कम कर, देखो प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्राइस बढ़ा लीजिए, प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट कम कर लीजिए, प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, या ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करने लग जाइए, डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या ऑफर्स प्रमोशंस इशू करिए, डिस्काउंट वगैरह इशू करिए लोगों को। ठीक है, तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके थ्रू मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अटेन कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब आंख बंद करके कोई भी ऑल्टरनेटिव आप सेलेक्ट कर लोगे क्या? नहीं, तो आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इवैल्यूएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अब आप ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और इवैल्यूएशन करते हैं किस टर्म में, किस बेसिस पर,
इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट आप इवैल्यूएशन करेंगे कि इन चारों में से कौन से ऑल्टरनेटिव को अगर मैं पिक करता हूं तो किसमें खर्चा कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, तो इवैल्यूएट करना नेक्स्ट स्टेप है। जैसा आप यहां पर आ जाइए, यहां पढ़ते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस के बाद आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस। ठीक है, द मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव द गोल्स। ठीक है, क्योंकि एक गोल को अटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कौन सा बेस्ट वे आउट है ये आप यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए, वो भी कॉस्ट और बेनिफिट के टर्म्स में। ये एक एक लाइन जो मैंने लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं फिर से कहता हूं, ये एक लाइन आपके एक्सप्लेनेशन में जरूर चाहिए। बाकी कुछ भी लिखो, ये एक लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है ये आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, मैनेजर्स मस्ट इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। और जब इनको इवैल्यूएट कर लिया गया तो उनमें से एक ऑल्टरनेटिव आपको सबसे बेहतर लगा। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट लगा, उस ऑल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव आफ्टर इवैल्यूएशन। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव आफ्टर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बाद में जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो आपने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गया जी बेस्ट ऑल्टरनेटिव का। अब क्या करोगे? सिलेक्शन के बाद में उस ऑल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ये भी तो जरूरी है ना सर। सिर्फ प्लान बनाने से थोड़ी काम चलेगा कि ये ऑल्टरनेटिव बेस्ट था, बस बैठ गए आप। अरे बेस्ट था तो उसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया तो इंप्लीमेंट करो। मान लो आपने इन चारों में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना ये वाला, किसको? ऑफर और प्रमोशन निकालेंगे, डिस्काउंट्स वगैरह देंगे लोगों को तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे? इंप्लीमेंट करो। अब ऑफर इशू करो, लोगों को अनाउंस करो, बताओ कि भैया हम ऑफर इशू कर रहे हैं, ऑफर है हमारा, सेल है, डिस्काउंट है, ये बताइए ना लोगों को। ठीक है, इंप्लीमेंट करने के बाद अब आखिरी में आपको फॉलो अप जरूर करना चाहिए, फॉलो अप जरूर करना चाहिए। ये चेक भी तो करो भाई कि तुमने जो सोचा था, जो तुमने इंप्लीमेंट किया ऑल्टरनेटिव, वो क्या ठीक था, क्या उससे आपका प्रॉफिट अचीव हुआ, राइट? फॉलो अप एक्शन बड़ा जरूरी है। ये वही बात होती है कि टाइम टेबल बना लिया और फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टाइम टेबल तो मस्त है एकदम कि वो फॉलो हो जाए तो सर बच्चा एकदम 100%, लेकिन वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो ये भी तो चेक करो ना कि जो प्लानिंग करी थी उसको मान भी रहे हो कि नहीं, वो अचीव भी हुआ कि नहीं। ठीक है, सो ये देखिए, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये हो गया। इसके बाद इंप्लीमेंटिंग द प्लान, दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, प्लान्स इनटू एक्शन। एंड फाइनली यहाँ मॉनिटरिंग होती है, व्हाट यू हैव अचीव्ड। आपने जो शेड्यूल बनाया था, यानी जो आपने प्लान्स बनाए थे, उन प्लान्स के हिसाब से आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी चेक किया जा रहा है कि आपने जो सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ये है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, ये इस तरीके का मार्क मैंने इसलिए लगाया है, ये बताने के लिए कि ये एक प्रोसेस है जिसमें शफलिंग अलाउड नहीं है। ऊपर नीचे पॉइंट्स मत लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए कि अचीव क्या करना है। उसके बाद किस एनवायरनमेंट में आपको काम करना है उसके बारे में सोच लीजिए कि एनवायरनमेंट कैसा होगा, डेवलपिंग प्रीमिसेस। ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के कौन कौन से रास्ते हैं उनको लिस्ट कर लीजिए, उनमें से कौन सा बेस्ट है इवैल्यूएट कर लीजिए, बेस्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट हो गया इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप करिए। ठीक है, फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर वही वाली बात है ना कि भाई आप जब तक कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस। एक कहावत है कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। सर कंट्रोलिंग करना चाहते हो, प्लान ही नहीं बनाया तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड ना, किससे कंपेयर करूं मैं? और प्लान कर लिया, कंट्रोलिंग नहीं किया तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस ना। ठीक है जी, तो प्लानिंग इज फ्रूटलेस एक्सरसाइज विदाउट कंट्रोलिंग। दिस इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। ये आपने कंप्लीट किया।
चलिए अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फाइनल टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड इट्स फर्दर क्लासिफिकेशन। प्लान्स कितने तरह के होते हैं और उनका फर्दर कैटेगराइजेशन क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले जब मैं प्लानिंग करता हूं तो मैं दो कैटेगरीज देखता हूं, एक वो प्लान जो स्पेसिफिक नेचर के हैं और एक वो प्लान जो जनरल नेचर के हैं। स्पेसिफिक नेचर के जो प्लान होते हैं वो जैसे कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, उस इवेंट को मैं पूरा करना चाहता हूँ, उस इवेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने प्लानिंग करी। वो इवेंट हो गया, खत्म हो गया, हमें रिजल्ट मिल गया, प्लानिंग खत्म। दैट इज फॉर एन इवेंट ना। सो एक इवेंट के लिए प्लान बना रहे हो, वो स्पेसिफिक प्लान हो गया, और एक जनरल प्लान है जो रेगुलरली चलता ही रहेगा। आप मैं प्लानिंग को जब समझते हैं तो टाइप्स ऑफ प्लान्स दो तरह के होंगे। एक होगा सिंगल यूज प्लान, एज द नेम सजेस्ट, ये प्लान रिपीटेडली यूज नहीं होने वाला, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ वो प्लान खत्म, ठीक है, एक बार बनाया गया। और एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान, जिनका रेकरिंग नेचर होता है, जो बार बार यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ पर single use plan. As the name suggests, a single use plan is a plan that is formulated for a one time activity या one time event which does not recur. does not recur मतलब बार बार नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, once the objective is achieved the plans become obsolete, यानी एक बार अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो वो प्लान ऑब्सोलीट हो जाता है, बेकार, पुराना हो जाता है, ठीक है, दोबारा यूज नहीं होता, ठीक है। और स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं बच्चों? स्टैंडिंग प्लान्स देखिएगा, स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली over a period of time. These plans provide guidelines for recurring or routine situations and help in ensuring consistency. स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स हैं जो फ्यूचर में बार बार इस्तेमाल होते नजर आएंगे, और ये एक रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं, और सिंगल यूज प्लान एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या इवेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इन दोनों में डिस्टिंक्शन भी करेंगे हम लोग। डिस्टिंक्शन क्या है देखिएगा। सबसे पहले देखिए सिंगल यूज प्लान का मीनिंग, इट्स अ वन टाइम यूज प्लान फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, लेकिन स्टैंडिंग प्लान ऑनगोइंग प्लान है फॉर रेकरिंग या रेगुलर एक्टिविटीज, ठीक है। शॉर्ट सिंगल यूज प्लान का पर्पस क्या होता है? टू अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स, लेकिन स्टैंडिंग प्लान का जो टारगेट होता है वो रिपीटेटिव या रूटीन जॉब्स को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। टाइम पीरियड, सिंगल यूज प्लान शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, विच इज जनरली यूज ओनली वंस, एंड लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स कहलाते हैं, जो रेकरिंग बेसिस पर यूज किए जाते हैं, रिपीटेडली यूज किए जाने वाले प्लान्स हैं। अच्छा, स्टैंडिंग सिंगल यूज प्लान के अंदर देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंजेस विद ईच न्यू एक्टिविटी, क्योंकि देखो ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाया गया, वो एक्टिविटी खत्म, प्लान खत्म, नया प्लान बनाओ, देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन एक बार जो जनरल प्लान बन गया, स्टैंडिंग प्लान बन गया, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें बार बार चेंजेस नहीं देखते हैं आप। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है, वो देखिएगा। एग्जाम्पल, बजट एंड प्रोग्राम्स। बजट एंड प्रोग्राम ये है सिंगल यूज प्लान, ठीक है। बजट एक बार बनता है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बनता है, एक बार बनता है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए खत्म, उसके बाद बार बार नहीं बनाया जाता, नया बजट फिर से पेश होता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोग्राम, तो आपसे कोई पूछे कि विच टाइप ऑफ प्लान्स आर सिंगल यूज प्लान, तो आप बोलना बजट एंड प्रोग्राम, बीपी, बजट एंड प्रोग्राम, ठीक है जी। अच्छा, और सिंगल इसमें स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? रूल्स, मेथड, प्रोसीजर, पॉलिसीज, दीज आर ऑल स्टैंडिंग प्लान्स। सर ये टर्म्स क्या हैं, रूल, मेथड, ये सब क्या बता रहे हो? ये अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो, बजट एंड बी और पी, बजट एंड प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान है, रूल्स, मेथड, पॉलिसी और प्रोसीजर ये आपके लिए स्टैंडिंग प्लान्स हैं, ठीक है। नेचर हमने बार बार किया, इसका नेचर टेम्परेरी होता है,
इसका नेचर परमानेंट होता है या सेमी टेम्परेरी या सेमी परमानेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगल यूज प्लान यूजुअली कौन बनाता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाते हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं डेली एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। जो आपके एक्टिविटी है, एक पर्टिकुलर इवेंट है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए प्लानिंग करी, इवेंट हो गया, प्लान खत्म। ये डेली बेसिस पर रेगुलर जो सुपरवाइजर लेवल्स पे लोग काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं या मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये लोग करते हैं, ठीक है। और टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स बनाते हैं जो लंबे समय तक एग्जीक्यूट होता है, लंबे समय तक यूज होने वाले प्लान्स हैं, उनको आप स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये है जी आपके लिए डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। नाउ अब जैसा हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करी थी, टाइप्स ऑफ प्लान्स फर्दर क्लासिफाइड, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आप उस एग्जाम्पल को और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को सीखिएगा, ये टाइप्स ऑफ प्लान्स समझ में आ जाएंगे। आइए, सबसे पहला आता है गोल्स। गोल्स क्या होते हैं जी? यहां देखिए, गोल्स आर द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स। दो बातें काम की हैं, क्या? गोल्स क्या है? मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक्सप्रेस किए जाते हैं जनरल टर्म्स के लिए, जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। आप इस इंडस्ट्री में हैं तो क्यों हैं, इस बात को जस्टिफाई करता है गोल। यानी गोल्स आर द लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो आपके इंडस्ट्री में होने का मिशन क्या है, इंडस्ट्री में हो तो क्यों हो, इस बात को जस्टिफाई करता है। व्हाई यू आर इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट्स योर मिशन, ठीक है। इस बात को जस्टिफाई करने वाला प्लान गोल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गोल क्या हो सकता है? भाई मैंने गोल बनाया टू बिकम अ लीडर ऑफ द मार्केट, मार्केट का लीडर बनूंगा मैं। लीडर बनने का मतलब क्या है कि भाई सबसे ज्यादा मार्केट शेयर मेरे पास होगा। मतलब ये प्रोडक्ट, मान लो मोबाइल फोन, बहुत सारे मोबाइल फोन बाजार में बिकते हैं, लेकिन मेरी कंपनी का मोबाइल फोन सबसे ज्यादा बिकेगा। टू हैव मार्केट शेयर, मार्केट शेयर का मतलब है सबसे ज्यादा बायर मेरे प्रोडक्ट के लिए हो, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा गोल है, राइट। अच्छा, इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के लिए समझिएगा, दीज आर द एंड्स टुवर्ड्स विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ये लाइन याद रखिएगा, दीज आर द एंड्स, दीज आर द एंड्स, जो हमें चाहिए, जो हमारा मतलब जिसे कहते हैं ना हमारा रिजल्ट है। These are the ends towards which all the managerial activities are diverted. इसी को पाने के लिए हमारे सारे एफर्ट्स हैं, इसी को पाने के लिए हमारी सारी कोशिशें हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल। और उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं स्पेसिफिक टर्म्स में। सर ये पढ़ा मैंने कि ये वाला तो जर्नल टर्म्स में और ये वाला स्पेसिफिक टर्म्स में, ठीक है। इसको एक्सप्रेस किया जाता है जर्नल टर्म्स में और इसको एक्सप्रेस किया जाता है स्पेसिफिक टर्म्स में। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कंपनी के विजन को क्लैरिफाई करते हैं कि भाई आपका ये मिशन है टू बिकम अ लीडर इन द मार्केट, ये गोल है जो आने वाले 5-7 साल में आप अचीव करोगे, यही ना। लेकिन इस गोल को अटेन करने के लिए धीरे धीरे कोशिश होनी चाहिए। वो धीरे धीरे हर साल कोशिश क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करता है। लॉन्ग टर्म में मैं यहां पहुंचना चाहता हूं टू बिकम अ लीडर इन द मार्केट, बट शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ूंगा ना। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करता है कि भाई मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए एक एक साल में कितना कितना प्रॉफिट, कितना कितना गोल अचीव करना पड़ेगा। ये है मेरा पॉइंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जैसे देखिए इंक्रीजिंग सेल्स इन 10% बाय 10%, इन बाय 10% सेल्स बढ़ गया, पिछले साल के मुकाबले 10% सेल इस साल बढ़ाना, ये मेरा टारगेट है। पिछले साल के मुकाबले 25% प्रॉफिट ज्यादा कमाना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। गोल क्या है, टू बिकम अ लीडर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस साल 10% ज्यादा सेल होनी चाहिए, इस साल 25% ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो गोल्स जो है वो जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ प्लान्स के में नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजीज। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। सुनिए, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान
टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये लाइन याद रखना स्ट्रेटेजी के लिए। स्ट्रेटेजीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे इसमें डायमेंशंस क्या होते हैं, जैसे आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करना है, आपको पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होता है, आप अपने रिसोर्सेज का रिएलोकेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। बच्चा यहां पर एग्जांपल चेक करना, स्ट्रेटेजी हमारी क्या हो सकती है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमें प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, 25% ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब 25% ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम अपने लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी हो सकता है। 25% ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम इस बार ज्यादा प्रमोशन निकालेंगे, ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो स्ट्रेटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसको मैं और आप स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, राइट। तो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया क्या है। अब इसी के साथ जुड़ता है पॉलिसी। सुनो, स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं चेन बना रहा हूं इसकी, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करोगे, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जनरल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी, जनरल टर्म्स नहीं, जनरल स्टेटमेंट्स जिसको आप फॉलो करोगे उसको पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पॉलिसीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड द थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जी हम पैकिंग रिक्वायरमेंट खुद ही बनाते हैं, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग भी हम ही बनाते हैं, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि 55 साल पे हम रिटायर कर देते हैं एम्प्लॉय को। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम 25% जॉब वुमेन को देते हैं, ये पॉलिसी है। पॉलिसीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की एनर्जी को चैनलाइज करता है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दीज आर पॉलिसीज। ठीक है, राइट। तो स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट है स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि हमारी कंपनी को पैकेजिंग रिक्वायरमेंट खुद बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए, हमारी कंपनी के कितने सप्लायर्स होने चाहिए। अच्छा, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम अगर क्रेडिट पर सामान बेचते हैं तो 60 डेज क्रेडिट से ज्यादा सामान नहीं बेचते, मतलब 2 महीने के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, इस तरीके का प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो 90 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हम करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। कहते हैं ना, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा काम करने का तरीका है, दैट इज जनरल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड इसके साथ में आता है प्रोसीजर। भाई प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मैं कहता हूँ व्हाट्स अ प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्टेप्स, प्रोसीजर का नाम सुनते ही दिमाग में आता है सीक्वेंस, प्रोसीजर का मतलब आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। अच्छा, तो प्रोसीजर आर द रूटीन स्टेप्स विच आर फॉलोड टू कैरी आउट रूटीन एक्टिविटीज। रूटीन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए आपको रूटीन एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, उन्हें हम और आप प्रोसीजर कहते हैं। देखिए प्रोसीजर क्या, सबसे पहले मान लो अगर आपको एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दोगे, रिक्रूटमेंट करोगे कि आ जाइए, है ना। वो आएगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि जी मैं आपकी कंपनी में जॉब पाना चाहता हूँ, अपना सीवी बायोडाटा वगैरह ऑफर करेगा। उसके बाद आप उसका इंटरव्यू करोगे, इंटरव्यू के बाद आप उसका टेस्ट लोगे। टेस्ट मतलब कि भाई वो काम का है कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, मेडिकल चेकअप करवाओगे कि वो फिजिकली और मेंटली फिट है कि नहीं, क्योंकि उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। उसके बाद क्या करोगे, रेफरेंसेस चेक करोगे कि वो कहाँ से आया है, किसने उसको रेफर किया है हमारी कंपनी में, एंड फाइनली उसका सिलेक्शन करोगे। तो एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है सर, इस ऑर्डर में आप उसको एडमिट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि प्रोसीजर। कहीं भी शब्द आ जाए प्रोसीजर, कहीं भी शब्द आ जाए सीक्वेंस ऑर्डर, कहीं भी शब्द आ जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो समझ जाना प्रोसीजर की बात हो रही है। टाइप ऑफ प्लान, प्रोसीजर। ठीक है, फिर आइए मेथड्स पढ़ते हैं। मेथड जनरली मेथड वो प्लान है जो ये डिस्क्राइब करता है, मैं कहूंगा प्रिस्क्राइब करता है कि आपका ये काम इस तरीके से होना चाहिए। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
वन बेस्ट वे आउट टू परफॉर्म द जॉब इज मेथड, वन बेस्ट वे आउट टू परफॉर्म द जॉब इज कॉल्ड एज मेथड। ठीक है, यहां देखिए, मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे एंड मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब मेथड वो टाइप ऑफ प्लान है तो ये बताता है कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। दिस इज द वन बेस्ट वे आउट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, वन बेस्ट वे आउट। ठीक है, दैट इज मेथड। इसको मेथड कहा जाता है जो ये बताते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अब हमने कहा जी सिंपल एनओटी मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेस्ट, तो मेथड हो गया। ठीक है, तो मेथड इज दैट टाइप ऑफ प्लान जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, रूल। मेथड के बाद आता है सर रूल। रूल कंपनी के डूज एंड डोंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, आई रिपीट, रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जो कंपनी के अंदर बताते हैं व्हाट इज टू बी डन। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। और अगर रूल फॉलो नहीं किया, पेनल्टी का क्लॉज है। दिस इज द ओनली प्लान जिसके फॉलो ना करने पर पेनल्टी लगाई जाती है, जिसके फॉलो ना करने पर पेनल्टी का क्लॉज है। दिस इज द टाइप ऑफ प्लान जो नहीं माना गया तो पेनल्टी भी लगती है। ठीक है, राइट। सो रूल्स क्या हैं? जो कंपनी के डूज एंड डोंट्स को डिफाइन करते हैं, डूज एंड डोंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिर आइए प्लान, इसमें टाइप ऑफ प्लान में प्रोग्राम की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, प्रोग्राम क्या है? डिटेल्ड स्टेटमेंट है। आई रिपीट, प्रोग्राम क्या है? डिटेल्ड स्टेटमेंट है रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग योर मिशन, रिगार्डिंग योर ऑब्जेक्टिव। सपोज करिए, एग्जांपल मैं देता हूं, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल। अगर एक शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, उस शॉपिंग मॉल को फेमस बनाने की स्ट्रेटजी क्या है? उस शॉपिंग मॉल में शॉप्स का अलॉटमेंट करते हुए आप लोगों का प्रोसीजर क्या है? उस शॉपिंग मॉल में पॉलिसीज क्या है जो दुकानदार या जो लोग हैं वहां आएंगे और वो जो आना जाना लोगों का रहेगा। ठीक है, तो आपकी क्या पॉलिसी है? जर्नल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उस मॉल के क्या रूल्स बनाए हैं आपने? क्या मेथड है? मेथड मतलब जैसे एंट्री एग्जिट का एक वे आउट होता है, वन बेस्ट वे आउट। क्या तरीका है आपका? इवैक्यूएशन प्लान क्या है अगर कोई फायर या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है? व्हाट इज योर वन बेस्ट मेथड टू इवैक्यूएट जो वहां पे लोग हैं मॉल के अंदर, जो क्राउड है। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट का मेथड क्या है आपका? ठीक है, अच्छा इसके अलावा व्हाट इज योर बजट? इस मॉल को बनाने में आपका बजट क्या है? सर मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनना ध्यान से, एक ऐसा प्लान जो बाकी सभी प्लान्स को कवर अप करता है। प्रोग्राम इसके अंदर, जैसे मैंने बोला प्रोग्राम है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, तो इस प्रोग्राम वाले प्लान के अंदर ऑब्जेक्टिव भी आएगा, स्ट्रैटेजी भी आएगा, प्रोसीजर भी आएगा, पॉलिसी भी आएगा, रूल भी है, मेथड भी है, बजट भी है। तो प्रोग्राम क्या है? एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जिसमें ये सारी चीजें कवर अप होती हैं। ये डिटेल्ड स्टेटमेंट है जिसमें ये सारी चीजें कवर अप होती हैं। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोग्राम which covers detailed statement about a project, which outlines the objectives, policies, procedure, rules, ये सारी बातें यहां पर डिस्क्राइब करता है। ओके, एंड फाइनली बजट। बजट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपके टारगेट्स को क्वांटिफाई करता है और न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करता है कि जी व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, बजट इज दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट which shows expected results in numerical terms, expected results in numerical terms। जैसे कैश बजट होता है, सेल्स बजट होता है, ये बजट है। सर बजट जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि भाई एक साल में आपको कितना टारगेट अचीव करना है, आपका सेल्स बजट, आपका प्रमोशनल बजट कितना है, आपका एडवर्टाइजमेंट बजट कितना है, तो ये न्यूमेरिकल टर्म्स में बात होती है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके गोल्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में डिस्क्राइब करता है, उसको आप और हम बजट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? ये बातें जो मैंने बताया कि जर्नल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ठीक है, जर्नल गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें
ट्रिक है वो वर्ड कैच कर लेना। अगर आपको टाइप ऑफ प्लान, मैंने इस पर जो क्वेश्चंस देखे हैं वो AR बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। स्टेटमेंट दे दिया गया, बोला गया कि कौन सा प्लान है, या बोल दिया गया स्ट्रैटेजी है ना, तो उसमें आपको बताना होता है कि स्ट्रैटेजी है कि प्रोसीजर है कि प्लान है कि आपका पॉलिसी है, ये डिस्क्राइब करना होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो वर्ड्स जो मैंने दिए हैं, जो अंडरलाइन किए हैं, लाइक जैसे यहाँ पर डिटेल स्टेटमेंट अंडरलाइन किया, यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेटमेंट अंडरलाइन किया, ये सब चीजें आपको क्लिक करनी है, ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। और टिप ऑफ द क्लास, जो वैल्यूएबल टिप ऑफ द क्लास जो मैं देने वाला हूं वो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, यहां देखिएगा, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, बजट और प्रोग्राम, दो हो गए, ये हो गए सिंगल यूज, ठीक है। रूल, मेथड, प्रोसीजर और पॉलिसी, ये चार हो गए आपके स्टैंडिंग प्लान। चार स्टैंडिंग प्लान, दो सिंगल यूज प्लान, 6 हो गए, ठीक है। अब जो बच गया बेटा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स जो मैं लिख रहा हूं उसको देखिए। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, ये दो प्लान ऐसे हैं जिनको हम नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग, ना तो इनको हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं और ना तो हम इनको स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज ना तो सिंगल यूज प्लान है ना तो स्टैंडिंग प्लान है। दिस इज द फाइनल टिप, ठीक है। इस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ में आपने प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग की लिमिटेशंस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, ये सब खत्म किया है जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स था, राइट। थिंग्स टू डू, चैप्टर को रिवाइज करना है, जैसा मैं हर क्लास में कहता नजर आता हूं। चैप्टर रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को याद रखने की कोशिश करिए, और रेलिवेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे ऐप के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल है, प्लीज उनको अटेम्प्ट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।